रहता है, ऐसे व्यक्ति को आप नहीं बढ़ाएँगे तो फिर समाज के लिए आपको कहने का भी हक नहीं है, आपको शिकायत का वो नहीं करनी चाहिए। फिर तो आप जिस गड्ढे में जी रहे हो, उस गड्ढे में जियो। बस वोट दो और गालियाँ खाओ और ये अपमान सहन करते रहिए और जो सुविधाएँ जनता को नहीं मिल रही हैं, उसके लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं। मनोदेव सिंह सिनी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद साहब चौधरी साहब आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। तो बात में एक प्रकरण से एक चीज़ याद आती है मुझे, इस पूरे प्रकरण से, कि जी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटर जाट होने के उपरांत भी आज तक कोई जाट जी। मुख्यमंत्री नहीं बना। हाँ, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का कि यहाँ से आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना, जबकि हमारे 40 से 50 एमएलए तक हर बार जीत कर जाते हैं, पहुँचते हैं वहाँ वो पर। सबसे ज़्यादा है। तो जी, एक मुहिम हनुमान भाई साहब ने चलाई है, हनुमान बेनीवाल जी ने कि किसान जी का आने बेटा वाला बने। हूँ। हम उस मुहिम में बिल्कुल उनके साथ हैं, पूरा पूर्वी राजस्थान हनुमान बेनीवाल जी के इस मुहिम में साथ है कि कोई जाट का बेटा और राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। हमारा भी तो प्रतिनिधित्व हो, हमें दूसरी जातियों से कोई वैर भाव नहीं है, सभी से बने, हमें कोई उनमें आपत्ति भी नहीं है। लेकिन हमारी संख्या है तो एक बार कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हमें मौका मिलना चाहिए संख्या के आधार पर और हमारे पुराने कर्मों के आधार पर कि हम किसान रहे हैं, हम दुनिया का पेट भरते रहे हैं, तो उस आधार पर भी हमें ये मौका मिलना चाहिए कि एक बार किसान के बेटे को उस गद्दी पर बैठाया जाए। नहीं, वोट के आधार पे मिलना चाहिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री जाट रह लिया, राजस्थान को छोड़ करके यूपी में रह लिया, पंजाब में है, हरियाणा में है, तो राजस्थान में क्यों नहीं? सबसे ज़्यादा वोट है क्यों फिर नहीं भी। होना चाहिए? हाँ, संख्या के आधार पर आज हमारा मुझे एक बार लगता है जो ये हो रहा है ना, अभी जो हो रहा है, यही कारण है कि जी। ये समाज आगे बढ़ते हुए युवाओं की टांग खींचता है, जो हाथ खींचना हाँ, चाहिए। ये भी हो जाता है कि भाई कई जो आपने जैसे कहा कि जो कोई युवा आगे बढ़ने की कोशिश करता है हमारे समाज में शायद, उसको लोग टाँग पकड़ कर पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का युवा जाग चुका है, आज के युवाओं को मैं देखता हूँ कि वो सही के साथ खड़े होते हैं। आप भरतपुर में देख लीजिए इतना भारी जन समर्थन मुझे मिल रहा है इस बात को लेके कि आपने ठीक बोला, सभ्य भाषा में बोला और जब कोई सभ्य भाषा में बोलेगा और अपनी बात को फर्मली रखेगा, तो जनता की भी समझ में आती है, वो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आप ठीक हो, आपको झुकने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सही कहा। मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा आपको। मैं गया था खींवसर, जो नागौर में उपचुनाव हुआ था। जी, वो हनुमान बेनीवाल की जो सांसद है वहाँ से, पत्नी इलेक्शन लड़ रही थी। तो आप जी। विश्वास नहीं करोगे, मैं 4-5 दिन रहा और मैंने देखा कि हमारे समाज के लोगों ने ही क्या-क्या किया। वहाँ जो कांग्रेस 40,000 वोट पाती थी, 6,000 पे आ गई, किंतु हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हरा दिया। ये टाँग खींचना कहेंगे या हाथ खींचना कहेंगे आप? ये टाँग खींचना ही है। देखिए जब अपना कोई व्यक्ति जो आपके लिए रोज़ लड़ रहा है, हनुमान भाई साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो रात को भी आपके लिए धरने पे बैठे थे। कौन नेता आ रहा है साहब? आप 24 घंटे वो आदमी बता आपके लिए खड़ा रहा है, लड़ने के मोड में रहता है। ऐसे व्यक्ति को आप नहीं बढ़ाएँगे तो फिर समाज के लिए आपको कहने का भी हक नहीं है, आपको शिकायत का वो नहीं करनी चाहिए। फिर तो आप जिस गड्ढे में जी रहे हो, उस गड्ढे में जियो। या तो आप वक़्त पर ऐसे लोगों का साथ दीजिए, नहीं तो आपको राजनीति से शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठे रहिए, आप केवल इतना कर सकते हैं कि फिर तो बस वोट दो और गालियाँ खाओ और ये अपमान सहन करते रहिए और जो सुविधाएँ जनता को नहीं मिल रही हैं, उसके लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं। आप जब लड़ाका व्यक्तियों को वहाँ तक नहीं पहुँचाएँगे जो आपके लिए रोज़ बोल रहे हैं, तो आप कैसे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य इनकी बात कर सकते हैं? वो इन्हीं चीज़ों के लिए तो लड़ रहा है, आपके सम्मान के लिए लड़ रहा है, आपकी सुविधाओं के लिए लड़ रहा है और आप ऐसे व्यक्तियों को नहीं बढ़ाएँगे, उन्हीं को बढ़ाते रहेंगे जो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आपको कहने का कोई हक नहीं है कि भाई हमारे कार्य कोई कछु ना करे। आपके लिए करने को नहीं, तैयार है बहुत अच्छी लेकिन आप बात है वाली बात में। बिल्कुल, यहाँ जी, मैं एक बात बता दूँ आपको, वो स्पष्ट कहते हैं, अगर बात चलिए थोड़ी-सी वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, कि दोनों हुँ, पार्टियाँ दिल्ली में आका बैठे, आला-कमान बैठे वहाँ हाज़िरी लगाती हैं। उनके इशारों पे यहाँ काम करते हैं। ठीक बात है। किंतु किसान का बेटा ऐसा है, आपके दरबार में हाज़िरी लगाता है, वीर तेजाजी के दरबार में हाज़िरी लगाता है, किसी आला-कमान नहीं है, कोई दिल्ली दरबार नहीं है, फिर मेरे साथ पूरा आप हैं, जो कहो आप कहेंगे। किसान के बेटे के लिए तो ये जनता और समाज ही उसका दरबार है, ये धरती उसका दरबार है। वो तो ऐसा आदमी जो बंजर ज़मीन का सीना चीर के अन्न उगाने वाला आदमी है और सीमा पे देश की रक्षा करने वाला आदमी है। तो उसके लिए तो जनता से और उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। हम लोग क्यों वहाँ दरबार में जाएँगे? और इनको तो देख लीजिए भजन लाल जी को, हर महीने वहाँ जाते हैं, वहाँ हाज़िरी लगा के आते हैं और अपनी चला रहे हैं पर्ची को। हनुमान भाई साहब कहीं देसी घी का वो घेवर चीज़ ले जाते हैं। तो सही है, कह देना चाहिए और समाज को भी लगता है कि सही व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल जी का भी समय आएगा। तो समाज उन्हें देख रहा है, परख रहा है। हम जैसे यो नरेश मीणा जी आप देखिए, कितना क्रांतिकारी आदमी वो लड़ रहा है लोगों के लिए, रोज़ संघर्ष करता है, तो जनता साथ दे रही है। आज का युवा को ऐसे ही लोग चाहिए जो तुरंत जवाब दें। ये नहीं कि आपको घंटों तक लाइनों में बैठा रखा है, मिल ही नहीं रहे साहब। आपको तो आज चाहिए, इंटरनेट का ज़माना है, मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया, ट्वीट भी कर दिया, तो तुरंत उसका रिप्लाई दे मेरा नेता। ऐसा होना चाहिए जिससे मैं डायरेक्ट कनेक्ट हो सकूँ। अब वो दलालों वाला सिस्टम नहीं चाहिए कि बीच में कोई दलाल चाहिए जुड़ने के लिए, काम करने के लिए, मिलने के लिए।
तो ये बहुत सारी बातें सिनसिनी को लेकर भी अगर मैं महाराज साहब से सवाल करूं कि भाई आप हर मंत्री एमएलए कोई भी बन जाता है अपने गांव का सबसे पहले विकास करता है। आज आप बिल्कुल सिनसिनी को देखेंगे, सिनसिनी के क्या हालात है। सिनसिनी में कोई रोजगार नहीं, सड़कें नहीं। सड़कें जो 60 साल पहले हम जो देख रहे थे ना, 3 मीटर चौड़ी सड़क वही सड़क है। उस नहीं सड़क मैं को ये नहीं एक सैफई और सिनसिनी सैयद सैफई और हाँ सिनसिनी सैफई को देख लीजिए। अरे अभी देख लीजिए जवाहर मैडम जी ने अपने गांव के लिए इतना बड़ा द्वार बनवा दिया, इतनी चौड़ी सड़क बनवा रहे हैं। और आप तो इतने बड़े मंत्री रहे हो और आपको इतने सालों से हम लोग जिता रहे हैं, तो आप गांव के लिए कुछ अच्छी चीजें लाई। गांव में एक बाईपास बन जाए, कोई सर्कुलर रोड बन जाए, गांव का जो स्कूल सबसे पहला स्कूल हुआ था जो 12th तक था आजादी के बाद, उसको आपने आज तक कॉलेज बन जाना चाहिए था, कॉलेज बनता। कोई ऐसा नवोदय विद्यालय आ जाता वहां पे। कोई और भाई हमने तो आपके लिए मंत्रियों तक को भगाया उस गांव से। मंत्रियों तक पे गोली चलाई है उस गांव में। ये गांव रहा है। उसके बावजूद भी आप गांव के लोगों की नहीं सोच रहे, उनके भले की नहीं। कितने बच्चों को आपने रोजगार की बात की कि भाई रोजगार की कुछ व्यवस्था हो सिलसिले के बच्चों को, आसपास के बच्चों के लिए। उस पे आपने नहीं सोचा। तो इन बातों को लेके काफी पीड़ा है मन में, पर फिर भी हम अंत में यही सोचते हैं कि चलो हमारा राजा है, चाहे हमारा विकास नहीं हुआ लेकिन वो सम्मान हमारा है, उसको वोट देते हैं। और आज भी सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को मिलती है, चाहे कोई भी लड़े। पूरा का पूरा गांव कहीं ना ऐसा है कि कहीं भाई गांव में बिल्कुल सही कहा आपने कि 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं उनकी ये सोचना पड़ेगा, उन्हें गंभीरता से इसमें मंथन करना पड़ेगा कि 2 बार क्यों हारे। सोचना चाहिए बात कि ये विकास की आई है, स्पेशली बता दूं मैं, जी बात विकास की आई है। खींवसर गया था, विश्वास नहीं करोगे, खींवसर की सड़कें शायद जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जो सबसे ज्यादा पैसा नागौर खींवसर के लिए आया है, रिकॉर्ड है ये अब तो रिकॉर्ड हनुमान है। बेनीवाल नहीं, लड़ लड़ के लेके आते हैं, वो तो अपने दम है। उनमें इतना दम है कि अपने क्षेत्र के लिए चीजें लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं। हर योजना में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कहीं से भी कोई भी मंत्री हो, उससे योजनाओं के लिए पैसे लेके आते हैं, सड़कों के लिए पैसे लेके आते हैं। गांव में वहां पे पुस्तकालय बन रहे हैं, आप ये देखिए लाइब्रेरी तक बनवा रहे हैं वो अपने बच्चों के पढ़ने के लिए। क्यों हमारा बच्चा शहर में जाए और 500 रुपए महीना दे के फिर लाइब्रेरी में पढ़ेगा? क्यों पढ़ेगा भाई? विधायक हमने बनाया है, आपको मंत्री बनाया है, तो आपको चाहिए कि क्षेत्र का विकास करें, उस बारे में सोचे, बुद्धिजीवियों के साथ बैठे और प्लानिंग करें कि भाई आने वाले समय में कैसा मेरा भरतपुर होना चाहिए, कैसा सिनसिनी मेरा होना चाहिए, आसपास के क्षेत्र कैसे होने चाहिए। आप पर्यटन मंत्री रहे, पला पे हवाई पट्टी, आप उस हवाई पट्टी को ही क्योंकि हर संभाग जो है हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ, तो आप उसकी घोषणा ही करवा देते कि भाई ये इस संभाग के लिए ये पला वाला जो हवाई पट्टी है ये हमारा वो रहेगा एरोड्रम यहाँ पे। तो उससे आज नहीं तो 20 साल में वो विकसित होता, धीरे धीरे वो विकसित होगा। 20 साल बाद आप डेवलपमेंट की तरफ जाते, कोई ऐसी कनेक्टिविटी आपकी बनती, या ये कोई पर्यटन के क्षेत्र में इस चीजों को जोड़ के ऐसे बनाया जाता। उन चीजों पे आप काम नहीं कर रहे और केवल जूता दिखा के उस तरह कर रहे हो, तो वो कई बार गलत लगता है। इसलिए उन चीजों का विरोध होना चाहिए। हम अपने पिता को सही सलाह तो दें कम से कम, चाहे वो माने नहीं माने वो एक अलग बात है, लेकिन सभ्य बात है और बात रखें। मेरी आपके भरतपुर की सांसद हैं संजना जाट, उनसे बात हुई थी और वो विकास के लिए बड़ी तत्पर थी, तो उनसे बताया मैंने कि आपका पहली बार सांसद बनी है और राजा साहब का बड़ा योगदान रहा है, बेटी की कन्यादान कर दो, इस तरह से वोट मांगे आपके लिए, भरतपुर के लिए क्या करेंगी। फिर मैंने बताया कि देखिए आप हनुमान बेनीवाल से सीखिए, वो हर मंत्री के पास जाते हैं। अभी वो रेल मंत्री के पास गए थे अपने क्षेत्र के कुछ लोगों को लेकर के, रेल मंत्री से डायरेक्ट मिलवाया, ये नहीं खुद गए हो, लोगों को लेके जाते मिलवाते हैं। देखिए इनकी समस्या मंत्री, इनकी समस्या सुनिए आप, मैं मध्य में नहीं हूँ, आप क्या करेंगी। तो वो भी उन्होंने ऐसा किया, भरतपुर के लिए वो गडकरी से मिली और उन्होंने मथुरा भरतपुर और कई रोडों के लिए प्रस्ताव पास करा है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह से नेता आगे बढ़े और भरतपुर का विकास हो। भरतपुर को लगना चाहिए कि यार रियासत रही है, राजाओं का राजधानी रही है, तो कुछ तो लगना चाहिए, कुछ भी नहीं लगता। हमारा सपना तो वही है जो महाराजा सूरजमल ने जो नाम किया था भरतपुर का, वही नाम फिर से हो, इस स्तर पर नाम हो कि हाँ भाई कोई भरतपुर है, अजय है, जहां आज इतना विकास हुआ है, जहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग यहाँ देखने आए कि भाई वो कैसा भरतपुर है। हर बच्चा संपन्न हो यहाँ का, हर परिवार संपन्न हो, हर किसान संपन्न हो, हर महिला सुरक्षित हो। इन चीजों को लेकर, उस सपने को लेकर, महाराजा सूरजमल जी के सपने को लेकर हम लोग जी रहे हैं। उनकी विरासत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं लगता है लोगों ने अतिक्रमण कर लिए, चीजों को, विरासत को तोड़ फोड़ हो रही है, तो उन सब चीजों को लेकर भी हमें लड़ना चाहिए कि भाई अतीत में हमने जो पुरखे रहे, केवल उनके नाम पे वोट देके ही हम नहीं जी सकते। हमें उनसे सीखना भी पड़ेगा कि कैसे वापस हम वहीं पहुंचे जो नाम भरतपुर रियासत का हुआ करता था, उस नाम को वापस बनाए, उन पुरखों के नाम को आगे बढ़ाए, ना कि उनको हम खराब करते जाए, खत्म करते जाए। तो ये सोच के साथ भरतपुर का युवा जुड़ रहा है, काफी युवा हमसे जुड़ा है और इस मुहिम में हमारा साथ देता है हमेशा। जहाँ कहीं भी हम कहते हैं वहां पहुंचता है, जहाँ कहीं अन्याय हो रहा हो या विरासत बचाने की बात हो या आगे बढ़ने के लिए विकास की बात हो, तो युवाओं में एक क्रांति आई है, नई सोच डेवलप हो रही है धीरे धीरे और वो लोग साथ आते हैं।
नहीं, ये तो अच्छी बात है कि युवा में सोच डेवलप हो रही है और भरतपुर के विकास की बात जरूर होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय एक है, कम से कम 4-5 तो होने चाहिए। तो शिक्षा तो नहीं आई, वो कहते हैं ना, बाबा साहब ने कहा आप था देखिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कोई सैनिक स्कूल बन जाए, क्योंकि आर्मी के लिए हमारे बच्चे बहुत सशक्त होते हैं, जो आर्मी में पुलिस में जाते हैं, तो आर्मी स्कूल बन जाए, कोई सैनिक स्कूल बन जाए, कोई स्पोर्ट्स स्कूल बन जाए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जाए। और कुछ नहीं तो ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है, इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, हमारा साहब मंत्री थे उस वक्त, इस भ्रष्टाचार को रोकते। बच्चों से फीस ले ली जाती है, उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनमें से इलीगल पैसे लिए जाते हैं, फेल कर देंगे फिर पास करने के नाम पे उनसे पैसे लिए आ रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी को टूरिज्म यूनिवर्सिटी बना देते हैं। आज हिंदुस्तान में कहीं पे भी पर्यटन विश्वविद्यालय नहीं है। अगर ये पर्यटन विश्वविद्यालय बन जाता तो पूरे देश भर के, दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते कि भाई पर्यटन के क्षेत्र में क्या रोजगार की संभावना है, क्या पढ़ा जाए, उन चीजों से पढ़ने आते। तो एक आपको सोच होनी चाहिए कि किस तरह से मैं अपने भरतपुर को विश्व स्तर पे या देश के पटल पे ला सकता हूँ। कोई मेरा बाहर से अगर घूमने आ रहा है, वो केवल आगरा घूम कर ना चला जाए, वो यहाँ से घना बर्ड सेंचुरी घूमे, यहाँ के किलों को घूमे, यहाँ के और सारी चीजें हैं उनको घूम कर देख कर जाए, जिससे कि रेवेन्यू आना शुरू और लोगों की इनकम शुरू हो। जब आर्थिक रूप से लोग संपन्न होंगे ना, तभी एक विकास की अवधारणा को सोचा जा सकता है, तभी हमारा भरतपुर आगे बढ़ सकता है। आईटी सेक्टर इस तरह का विकास भरतपुर होना चाहिए। हम ये आशा करते हैं कि सरकारें सोचेंगी और नहीं तो युवा को इस तरह के नेतृत्व को लाना पड़ेगा, युवाओं को इस तरह की राजनीति को लाना पड़ेगा, युवाओं को इस तरह के पॉलिटिशियन को जिताना पड़ेगा जो भरतपुर का विकास कर सके। नोएडा क्या था, दिल्ली के पास है कह सकते हो, बाकी बहुत सारी जगह है, हैदराबाद देख लो, बेंगलोर देख लो, मुंबई देख लो, पूना देख लो, वो विकसित हो सकते थे। भरतपुर क्यों नहीं सकता? आईटी हब क्यों नहीं बन सकता? गुजरात के कई शहर आईटी हब बन रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा विकास होना चाहिए। भाई नोएडा तो चलो आपने दिल्ली के नजदीक की बात कर दी, मैं अलवर की बात करता हूँ। आज से 40 साल पहले अलवर हमसे बहुत पीछे था, लेकिन आज वो हमसे बहुत बहुत आगे है। आज मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते अलवर इतना आगे है हमसे। जबकि ये चीजें अगर हमारे साथ भी होती है, हमारे लिए विकास की बातें होती है। एक दो फैक्ट्रियां थी, वो भी यहाँ पे बंद हो गई। सिमको एक ऐसी फैक्ट्री थी जो पूरे बाजार को चलाती थी, जिससे व्यापारी को आय होती थी। व्यापारी को आय होगी तो डेवलपमेंट होता है, वो पैसे का सर्कुलेशन चलता है। भाई आपके पास तनख्वाह है, आपने पैसा खर्च किया और वो रोटेट हो रहा है मार्केट में, उससे ही आपका विकास हो रहा है। तो इन सब चीजों को हमें सोचना होगा कि कैसे आदमी को, हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर घर को आर्थिक रूप से संपन्न किया जाए। नहीं तो ऐसे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप ये देखिए, जो अच्छी पुरानी कॉलोनी है, चाहे वो कृष्णा नगर हो, राजेंद्र नगर हो, रंजीत नगर हो, बच्चों को 10th के बाद पढ़ने के लिए कोई ये नहीं कि भाई मैं कहाँ पढ़ूंगा, तो कोटा जाएगा, जयपुर चला जाएगा, वहां से पढ़ता है, वहां से इंजीनियरिंग डॉक्टरी के लिए चला गया, वहां से सीधा नौकरी लगती है और वो वापस नहीं लौटता। तो केवल इन कॉलोनियों में बुजुर्ग, हाँ इन कॉलोनी में बुजुर्ग रह गए। आप देखिए बेचारे पूरे घर उनके खंडर हो रहे हैं, बुजुर्ग माता पिता अकेले रह रहे हैं और उनके बच्चे कहीं विदेश में हैं, कोई दिल्ली, कोई पूना, हैदराबाद। तो हम ऐसा इस बात की भी सोच रखें कि यहाँ पे भी रोजगार की संभावनाएं बने, ताकि हमारा जो बेस्ट ब्रेन है, जो हमारे इंटेलिजेंट लोग हैं, वो यहाँ रुक सके और यहीं रहेंगे तो यहाँ का विकास करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, एक सोच डेवलप होगी, एक माहौल डेवलप होगा और उस हिसाब से फिर भरतपुर का विकास होगा। वो उस पर सोचने की जरूरत है। नहीं करेगा कौन? समस्या यह आती है कि इस तरह का नेता तो नहीं होगा, नेतृत्व नहीं होगा, जो दिल्ली दरबार से पहुंचना पड़ेगा वहीं पे, योजना वहीं से आनी है सारी। तो लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो सोच डेवलप करनी पड़ेगी, युवाओं में भी वो सोच डेवलप करनी पड़ेगी और नेतृत्व को लाना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में दो ही तरीके हैं अपने काम करवाने के लिए, या तो जनता इतनी मजबूत हो कि अपनी बातों को मनवा सके, काम करवा सके, या दूसरा तरीका होता है कि भाई जो आपका नेता है, जिसे आपने चुना है, वो इतना मजबूत हो कि आपकी पैरवी करे, आपके लिए आवाज उठाए और आपके लिए योजनाएं लाए, आपके लिए रोजगार लाए, सड़क लाए, पानी, बिजली, सब पे बात करे। तो ये दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं। तो ये हमें करना होगा कि अपने युवा नेतृत्व को साथ लाना होगा, आगे लाना होगा, जिससे कि पूरे भरतपुर का विकास हो और सभी समाजों का हो। मैं तो कहूँगा भरतपुर के पूरे देश का ही हो, लेकिन युवा नेतृत्व को और युवाओं को आगे लाना पड़ेगा आपको। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न तक चलते हैं हम। अभी तक इस प्रकरण में आपका आगे क्या खुलने वाला है, बताइए हमें। नहीं, इसमें कौन से प्रकरण में? जो मंत्री जी वाला और राजा साहब वाला, इसमें आगे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मंत्री जी अगर उसमें राजीनामा की बात नहीं करते हैं या उस बच्चे को माफ करके आगे नहीं बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करेंगे हम डीग में। उसके लिए सभी लोगों को लामबंद करके वहां एक बड़ा आंदोलन करेंगे और महाराज साहब को भी साथ में लेंगे। महाराज साहब हमारे हैं, वो हमसे दूर कैसे चले जाएंगे। उन्हें साथ लेंगे और उनसे कहेंगे कि समाज में न्याय की बात करें, समाज को न्याय दिलाएं। एक राजा को न्यायप्रिय, सत्यप्रिय और प्रजाप्रिय होना चाहिए। तो अगर वो नहीं होगा तो हमने पूरा प्रयास करेंगे विनम्र तरीके से, जैसे भी उन्हें बनाया जाए, और उनको साथ लेकर चलेंगे भरतपुर के विकास के लिए, हर व्यक्ति के विकास के लिए और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। चाहे वो कितना ही बड़ा मंत्री हो, जवाहर बेगम जी हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबके खिलाफ हम, ये भरतपुर पहले से भी लड़ता रहा है, तो लड़ाकों के लिए जाना जाता है।
दिल्ली तक नहीं छोड़ी इसने, दिल्ली को कई बार लूटा है। तो हम लोग तो वहाँ तक लड़ने के लिए तैयार हैं कि दिल्ली हमारी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी अपने आदमी को बैठाएँगे और जयपुर में भी किसान को बेटे को बैठाएँगे, ताकि ये जो अन्याय अत्याचार की जो परंपराएँ चली आ रही हैं, ये खत्म हो और एक ऐसा भाव समाज में पैदा हो जहाँ सभी मिलकर साथ में रहें और किसी पर कोई अत्याचार नहीं हो। जाट तो एक ऐसी कौम है, जो किसी पर भी अत्याचार हो सबसे पहले खड़ा होता है। अपने भाई से लड़ जाता है, भाई अगर किसी पे अत्याचार कर रहा है, अरे तू ऐसे क्यों गलत कर रहा है भाई? तो ये तो ऐसी कौम है, ये किसी पे अत्याचार करता नहीं, अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली बात है। जस्टिस एक्शन ट्रुथ वाली बात है, जेएटी। तो ये तो हमेशा से उस चीज़ के लिए लड़ने वाली बात है, लड़ते रहेंगे। एक चीज देख रहा हूँ मैं भरतपुर में, महाराज सूरजमल यूथ ब्रिगेड, जाट समाज ब्रिगेड, इस तरह बहुत सारे संगठन बन गए हैं। इनके लिए क्या जी। कहेंगे आप? मतलब मैं कहूँगा कि हमसे ज़्यादा उनमें एनर्जी है और हमसे ज़्यादा उनमें सोच है समाज के प्रति। वो उसका कारण चाहे आप इंटरनेट मान लीजिए या और किसी वजह से मान लीजिए, बहुत ज़्यादा जागृति आई है युवाओं में और मैं उसको साधुवाद भी देता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमारे भरतपुर का ही नहीं, हर समाज का भविष्य जो है उज्ज्वल है, जब ऐसे युवा देश में हों, भरतपुर में भी हो, जो अपने इतिहास के बारे में सोचते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं। हमारी पीढ़ी शायद उतनी जागरूक नहीं थी। मैं इस बात को कहूँगा कि हमारी पीढ़ी या आप लोगों की पीढ़ी इतनी जागरूक नहीं थी, जितने जागरूक ये युवा हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने इतिहास को लेकर और हमेशा आते भी हैं सड़कों पर, लड़ते हैं समाज के लिए। तो निश्चित रूप से महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड है या और भी जो संगठन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें समाज के लिए करते रहना चाहिए। उनका मेरे को बहुत मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है और मैं उनको प्रोटेक्ट भी करता हूँ कि भाई उन पे कोई आँच नहीं आए। एक बड़ा होने के नाते ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को सिखाएँ, उसे परिपक्व करें, उसे आगे बढ़ाएँ, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें ही सँभालनी है सारी चीज़ें। आप और हम जैसे लोग 10-20 साल और हैं, उसके बाद तो उन्हें ही सँभालना है। तो क्यों ना एक संस्था की दूसरी और तीसरी लाइन को तैयार कर दिया जाए, ताकि कभी भी वो संस्था उस नुकसान में नहीं रहे, उसे कोई ऐसा घाटा नहीं जाए और समाज प्रगति करता रहे। जो समाज की अवधारणा है, मैं उसी पे चलता हूँ। नहीं, बिल्कुल साहब, मतलब टांग खींचने के बजाय हाथ खींचना शुरू करेंगे, समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। हाँ, टांग मत खींचिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाइए। जब समाज के सभी लोग बढ़ जाएंगे तो मैं भी तो बढ़ ही जाऊंगा। मैं ये सोचूं कि सबको गिरा के और मैं ही आगे बढ़ूं, तो वो कोई सोच नहीं हुई। ना तो आप आगे बढ़ पाएंगे और आपका जीवन उसी नेगेटिव एनर्जी में खत्म हो जाएगा कि यार इसको रोकूं, इसको रोकूं। उसके बजाय मैं कह रहा हूँ सबका हाथ पकड़ के एक दूसरे का हम आगे बढ़ाते रहें। तो जब सब बढ़ जाएंगे तो मैं भी तो बढ़ ही गया उसमें, मैं कहाँ पीछे रह गया। मेरे बच्चे भी उसी के साथ बढ़ जाएंगे जब उनके बच्चे बढ़ जाएंगे। हनुमान बेनीवाल जी ने क्या आह्वान किया था पश्चिमी राजस्थान में कि महाराज सूरजमल की मूर्तियां कितने शहरों में, कितने हाँ, महानगरों में, कितने नगरों में तो देखा गया ठीक था, बात। बहुत कम है, ना के बराबर है। इस पर कोई बिल्कुल। यूथ ब्रिगेड या कोई समाज क्या कोई संगठन ऐसा काम कर रहा है क्या? हाँ, हमारी महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड हमारे कुछ युवा साथियों का एक संगठन है और बहुत अच्छा इसमें काम कर रहा है। उन्होंने गांव-गांव में जागृति की है, पैसे इकट्ठा करके उसी गांव के लोगों से वो वहाँ मूर्तियां लगवा रहे हैं। गांव-गांव होर्डिंग बैनर वो लगवाने शुरू किए हैं। तो उन्होंने जो मुहिम शुरू की थी उसके बाद देख लीजिए कम से कम 10-12 गांवों में उन्होंने यहाँ पे मूर्तियां लगवा दी हैं। भरतपुर में भी एक भी मूर्ति नहीं हुआ करती थी। और तो यहाँ पे भी 2-2 मूर्तियां हो गई। नदबई में हमने मूर्ति के लिए एक पहल चलाई और भी जगह गांव में कई जगह। तो महाराजा सूरजमल एक ऐसा संगठन है यूथ ब्रिगेड कि वो हर जगह मूर्तियों के लिए, इन मूर्तियों से एक प्रेरणा मिलती है। जब कोई व्यक्ति वहां से गुजरेगा कि कैसा कैसा व्यक्तित्व था, आत्मसम्मान का भाव आता ये है। ये कैसे एक किसान से इतना बड़ा वो बन गया, बड़ा आदमी की जिसने सबकी रक्षा की और इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। तो उससे बच्चों को सीख मिलती है और इतिहास से केवल हमें सीखना ही होता है ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जरूरी है और हमारी मुहिम चल रही है मथुरा में, आगरा में, हर जगह बड़े-बड़े शहरों में, गाँव-गाँव में इस तरह की मूर्तियाँ लगें ताकि युवा प्रेरित हो, गलत रास्ते पर नहीं जाए, सही रास्ते पर जाएँ वो। इन युवाओं का जब मार्गदर्शन होगा तो निश्चित रूप से ये सही रास्ते पर जाएँगे और समाज भी आगे बढ़ेगा। इस तरह के संगठनों को कोई वार्षिक सम्मेलन इस तरह का होता है कि लोग जुड़ना चाहें, संपर्क करना चाहें, तो कोई वार्षिक सम्मेलन इस तरह का कुछ होता है क्या? हाँ, ये करते हैं, वार्षिक सम्मेलन आयोजन करते हैं जहाँ प्रतिभाओं का भी सम्मान होता है और जैसे महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, सभी महापुरुषों का बलिदान दिवस ये मनाते हैं और महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस और जन्म जयंती उसे बहुत जोर शोर से मनाते हैं 25 दिसंबर को और 13 फरवरी को। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत जोर शोर से महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड और हिंदुस्तान के सारे संगठन बहुत जोर शोर से मना रहे हैं और सभी में एक नई जागृति भी आई है। आप ये देखिए महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड से पहले शायद भरतपुर में कोई महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस नहीं मनाता था। 8-10 साल पहले इन युवाओं ने शुरू किया, इन्होंने कहा भैया कोई आएगा नहीं तो क्या होगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई नहीं आया तो 4 जने तो हो गए, 4 जने शुरुआत कर दो भाई। अगले साल उसके 4 के 40 होंगे, फिर 400 होंगे, फिर 4000 हो जाएंगे। आज हिंदुस्तान के हर कोने-कोने में महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस और जन्म जयंती मनती है। तो ये एक पहल की बात होती है कि आपको शुरुआत करनी पड़ती है अच्छी पहल के लिए। फिर तो पहला सब कदम किसी ने कारवां निकाला। पहला कदम सबसे बड़ा, पहली लड़ाई आदमी की अपने आप से होती है, दूसरी फिर
बाकियों से होती है अपने। जी, आप अपने आप से लड़के आगे बढ़ गए ना, तो फिर पूरा समाज सब साथ हो जाता है। एक हमारे यहाँ जाट समाज का एक अलग से बहुत बड़ा संगठन बना हुआ है, तो उनका क्या योगदान जी। मानते हैं आप इन सब चीज़ों में? वो आजकल शायद वो लोग कुछ ना कहीं पीछे हट गए, उनमें वो जज़्बा नहीं है, वो केवल कुर्सी पर बैठे रहे और अपना व्यक्तिगत सोशल स्वार्थ मीडिया सिद्धि पे में ज़्यादा लग। हाँ, जब व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि में लग गए हैं, किसी पार्टी के नेता के पीछे भागना या पार्टी की वो करना, और चुनावों के समय पे कि भाई जाट समाज, फलाना समाज उसके साथ है, मीणा समाज उसके साथ है, वो करके वो सामाजिक नुकसान होता है उससे। भाई हमें राजनीति को, जब आपको सामाजिक ज़िम्मेदारी दी है तो आप सामाजिक काम करो, उसको राजनीति से मत जोड़िए। या फिर आपको राजनीति करनी है तो सामाजिक पद को छोड़ दो। ये छोड़ होना दो। चाहिए, आदमी की जिस पद पे बैठा है उसको पूरी ज़िम्मेदारी से और पूरी ईमानदारी से निभाए। मैं तो यही मानता हूँ, मुझे कोई काम या तो मैं करता नहीं हूँ, करूँगा तो फिर मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करूँगा। मैं बाकी चीज़ों को भूल जाऊँगा कि मुझे उसमें आर्थिक लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे उसमें और कोई लाभ हो रहा है नहीं, और उनको भूल जाऊँगा। जब मेरा ये ज़िम्मेदारी दी गई है तो मैं उसी काम को करूँगा, पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को करूँगा। मुझे आपने संचालन का काम दिया है तो मैं संचालक का काम करूँगा। निष्पक्ष रूप से मैं वहाँ किसी के साथ वो नहीं करूँगा भेदभाव। जब अगर मुझे जाट समाज का काम दिया गया है तो मैं जाट समाज के लिए काम करूँगा। कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके लिए बोलूँगा, उनके विकास की बात करूँगा। हाँ, मैं राजनीतिक पद पे हूँ अगर, तो मैं उस पद को छोड़ के राजनीति के लिए बात करूँगा, और राजनीतिक रूप से कैसे समाज का भला किया जा सकता है उस पे बात करूँगा। ये व्यक्ति में होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन शायद लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इतना घुस जाते हैं कि समाज के लिए करने की कोई सोचता ही नहीं है। कि समाज तो पीछे है, पहले मैं अपने घर बाँध लूँ, अपने बच्चों को, नाती-पोते उन सब का इंतज़ाम करते हैं। जबकि ये नहीं पता, ये जी, धन-दौलत आज है, कल नहीं रहेगी, कोई दूसरा अगली पीढ़ी में पता नहीं कैसा है, उसको उड़ा चला जाएगा और अब कुछ पता नहीं चलेगा। तो जैसे आगे तो वो बर्बाद ही कर जाएँगे सारी चीज़ों को, 13 पीढ़ी की विरासत को। 7 पीढ़ी, 13 पीढ़ी की विरासत के लिए तैयार करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कल क्या होगा हमको। किंतु ये ज़रूर कहेंगे समाज के लिए कुछ करके जाना चाहिए, जिससे समाज याद रखे, अपने लिए दुनिया करती है। और पशु-पक्षी अपने भी लिए ये सब तो अपने लिए करते हैं कि समाज के लिए क्या किया आपने, समाज के लिए क्या योगदान है, ये ज़रूर करना हम चाहिए। पैदा पैदा होते ही अपने लिए करने लग जाते हैं, और समाज जो है वो हमारे लिए करता है हमेशा। समाज ने हमें नाम दिया, समाज ने हमें पढ़ाया, समाज ने हमें अपना धन-दौलत दी, समाज ने ज्ञान दिया। हमने क्या किया समाज के लिए, इस बात को आपको सोचने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति ये सोचेगा निश्चित रूप से वही एक सार्थक व्यक्ति है, अदरवाइज़ तो सब जी रहे हैं। कीड़े-मकोड़े भी जी रहे हैं और जानवर भी जी रहे हैं। एक प्रकरण याद आता है मुझे, एक व्यक्ति, लड़का, बिल्कुल युवा लड़का था और वो जज में सेलेक्ट हुआ था, यूपी जी। में किसी जिला जज के लिए। तो उससे पूछा गया, भाई समाज में जो बैठे थे तो क्या योगदान कैसे है? उन्होंने कहा कि जी समाज का योगदान ये है कि मैं तो जरूर बाहर पढ़ा हूँ, किंतु जो मेरे पिताजी हुँ, पढ़े, जिस स्कूल में पढ़े, समाज ने पैसा, चंदा इकट्ठा करके स्कूल बनाया था वो। कहा समाज पैसा बिल्कुल, इकट्ठा बिल्कुल। नहीं करता, स्कूल नहीं बनाता, स्कूल में मेरे पिताजी नहीं पढ़ते, मेरे पिताजी नौकरी नहीं लगते, तो शायद मैं भी नहीं पढ़ पाता और मैं जज नहीं बन पाता। ये कहना कि बिल्कुल, समाज बिल्कुल। ने क्या किया है, तो 3 पीढ़ी पीछे जाके देखिए आप, समाज ने वो किया हाँ, है, ठीक है। तो पता चलेगी आप आपको। हमसे हमसे एक पीढ़ी पहले देख लीजिए कि सामाजिक रूप से ही हम उस पंचायत पे बैठ के, जाजम पे बैठ के सब चीज़ों की उगाही करते थे, कुआँ बनाते थे। जी, मुझे तो वो जी, याद है कि भाई पोखर, कुंडा जो है उनकी सफाई के लिए नरेगा-वरेगा तो तब चलता नहीं था। तो गर्मियों कुछ में नहीं। उसकी सफाई के लिए उसके इलाके बाँट दिया जाता है कि इसमें से ये साफ करेगा, इसमें से ये साफ करेगा, ताकि वो पानी आपको सहेज सको। तो वो इस सामाजिक ताने-बाने पे ही काम करना पड़ेगा अगर समाज को आगे बढ़ाना है। व्यक्तिगत स्वार्थ से समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ना, और हम भी नहीं बढ़ सकते। हम ये सोचे कि मैं बढ़ जाऊँगा, वो भी आदमी की गलतफ़हमी है, क्योंकि समाज नहीं बढ़ेगा, आपके पास हो सकता है कुछ दिन के लिए धन आ जाए, लेकिन वो ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, वो कोई विकास नहीं हुआ। मरुदेव सिंह का अगला कदम क्या है? अगला कदम वही, समाज के लिए जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, समाज को जागृत करते रहेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही मकसद है कि भाई युवा आएँ, अभी शायद पंचायती राज के भी चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, तो पंचायती राज में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे युवाओं को लड़ाएँगे जो अच्छी सोच वाले युवा हों, जो प्रगतिशील सोच वाले युवा हों, जो समाज के लिए करने का जज़्बा रखते हैं। ये नहीं कि भाई मुझे सरपंच बन के अपनी जेब भरनी है या प्रधान भ्रष्टाचार करके अपना प्रधानी में जेब भरनी है, ऐसे लोगों को नकार के ऐसे अच्छे लोगों को आगे लाया जाए जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करने के इच्छुक हैं। मेरा प्रश्न अगला रहेगा वो कि लोग जीतने के बाद बिक जाते हैं, इसमें बाद में आऊँगा मैं। ये जानना चाहूँगा, आप संगठन को बना के इस तरह का समाज सेवा करेंगे या व्यक्तिगत तौर पे ऐसे करेंगे या किसी संगठन से जुड़ेंगे? क्या आपका आगे का प्लान क्या है? अभी तो यही है, कोई संगठन बना के इसमें आगे चला जाए ताकि हम एक क्षेत्रीय रूप से तो कम से कम इतने संगठित हो जाएँ कि हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो लोग हमारे साथ हों और उन लोगों को दिशा दे सकें। क्योंकि संगठित व्यक्ति ही एक सही दिशा में चल सकते हैं। बिना संगठन के किसी दिशा में चलना बड़ा मुश्किल होता है। अजीब-सी बात हो जाती है कि नहीं चल पाते, कोई इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा। तो एक संगठन बना के ये मुहिम, कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने यहाँ पे एक प्लान बनाया है कि हम गाँव-गाँव जाके युवाओं को एकत्रित करेंगे, उन युवाओं को
आगे सरपंची के, पंचायत समिति के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव में, और बाकायदा उन पे एक अंकुश रखा जाएगा कि कोई वहां चुनने के बाद इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं करे या चुनावों में बिके नहीं। ऐसे लोगों को तलाशा जाएगा कि जो चुनावों में बिके नहीं, वो ईमानदारी से अपने काम को करें, और जो पंचायत समिति, जिला परिषद का जो फंड है, उसे जनता के भले के लिए इस्तेमाल करें, उसमें से कुछ भ्रष्टाचार ना करें। इन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे, जनता का अगर साथ मिलता है तो जनता के लिए काम करेंगे। तो कोई राजनीतिक पार्टी रहेगी या खाली संगठन समाज सेवा का रहेगा? अभी अभी एक सामाजिक संगठन के रूप में ही उसे चलाने का प्लान है। राजनीतिक पार्टी तो भविष्य का हो सकता है कि लोहागढ़ में अगर पूरी राजस्थान में कोई ऐसी मुहिम युवाओं को लगती है कि होनी चाहिए, युवाओं की अगर कोई डिमांड आती है, तो निश्चित रूप से जो पूर्वी राजस्थान जो हाशिए पर है, जो कहीं ना कहीं विकास में बहुत पीछे रह गया है, उसके लिए अगर उन्हें लगता है कि राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, तो उसका भी विकल्प तलाशे जा सकते हैं। और युवाओं को सोचना चाहिए, राजनीति में अपनी पहल रखना है, अपनी दखल रखनी है, ताकि कलम की ताकत आपके पास हो और आप अपने लोगों के लिए काम कर सकें। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई गलत बात नहीं। हनुमान बेनीवाल के शब्द याद दिला दिए मुझे आपने। वो यही कहते हैं, कलम की ताकत नहीं होगी तब तक मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, नहीं तब इतना कर सकता हूँ, तो आ जाए तो इतना कर सकता हूँ। तो ये मान के चलो, मैं पूरी राजस्थान के हनुमान बेनीवाल से बात हो रही है मेरी। नहीं, वो बहुत बड़े भाई हैं हमारे, और हमेशा हमें गाइड करते हैं, समझाते हैं सारी चीजों को। उनसे आदर्श भी हैं हमारे, कि हम उनसे सीखते हैं कि किस तरह से आपको समाज के लिए दिन रात लगे रहना चाहिए, काम करना चाहिए। तो ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी हाँ, समाज के लिए वही जज्बा है जो हनुमान भाई में है, जो ही जाट वाली मैं बात है कि समाज की मैं फौजी। यहाँ पे थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस मतलब शेयर कर दूं। पहली बार मैं किसी से एड्रेस लेकर के हनुमान बेनीवाल जी की कोठी पे गया था दिल्ली में, और बाई चांस दोपहर को भोजन करके वो उठे थे, तो मैंने बताया कि मैं ऐसे जी आया हूँ। तो उन्होंने बिठाया, मुझे बुलाया, कौन है, जाट है। मैं नाम पूछा पहले कि हाँ भाई जाट हूँ, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ। उन्होंने मतलब सिर्फ ये कहा, सिर्फ इतना। तो मुझे इतना आत्मीयता दी, इतना सम्मान दिया कि शायद तो मैं कितने मंत्री सांसदों, और मैं नाम नहीं बताऊंगा मैं कहाँ तक बैठा मैं, और जिनको 3 पीढ़ियों से वोट दे रहे थे हम, उनके यहाँ सम्मान नहीं मिला जी जितना हनुमान बेनीवाल के यहाँ मिला। और जब भी वो भाई। दिल्ली आते हैं, शायद ऐसा कोई सेशन नहीं जी होता, सिर्फ मेरी उनकी भेंट नहीं होती हो, नमस्ते नहीं होती हो, या 4 लोगों को ले जाकर मिलवाता ना हो। तो उनका तो जी आत्मीयता बहुत है समाज के प्रति, और उनका जो उद्देश्य है, किसान का बेटा राजस्थान का सीएम बने, पीएम बने, ये उद्देश्य है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हर जनप्रतिनिधि में इतना तो होना चाहिए कि हम सभी से सभ्यता से बात करें, सबसे तमीज से बात करें। आपका काम हो सकता है मैं इस लायक नहीं हूं कि आपका काम करा पाऊं, या इतना योग्य नहीं होगा, या इतनी मेरी ताकत नहीं होगी, लेकिन मैं प्यार से तो बात कर सकता हूं, कोशिश तो कर सकता हूं। मुझे आपके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे आपके साथ ये प्रयास करना चाहिए कि साहब आप आए तो कोशिश करूंगा कि मैं आपका भी काम हो और आपका सम्मान रहे। सबसे बड़ी बात है, काम होना तो सेकेंडरी बात हो जाती है। आदमी किसी के घर जा रहा है, किसी के दर पे जा रहा है, तो प्रयास होना उसका चाहिए। प्यार मिले, पूरा सम्मान मिले, इसी से उसका दिल भर जाता है कि यार चलो आदमी ने अच्छी तरह से बात की। तो ये होना चाहिए, हर हम ये आशा जनप्रतिनिधि में करते होना हैं चाहिए। कि पश्चिमी राजस्थान की तरफ, पूरी राजस्थान में एक किसान का बेटा उभरे और वो प्रतिनिधित्व दिखाए, और वो जज्बा जो पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारे जाट नेताओं ने दिखाया है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, मदरीनाथ जी का नाम लोग लेते हैं, उला जी का नाम लेते हैं लोग, बहुत सारे रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में कोई ऐसा किसान का बेटा नहीं रहा जो कह सके, गर्व कर सके कि नहीं भाई हम वो योद्धापन दिखा सके, या पूरी राजस्थान का विकास कर सके, पूरी राजस्थान के लिए कुछ अलग से कर सके, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान वालों ने किया है। गंगा नहर ले आए, वो इंदिरा गांधी नहर लेके आए, उस तरह का कुछ तो प्रयास होने चाहिए, भागीरथ प्रयास होने चाहिए, छोटे प्रयास हो भले होने चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि गुरुदेव सिंह जी इसमें अगर पहल करते हैं और सार्थक पहल करते हैं, तो हम और हमारी पूरी टीम जो मीडिया की है उनके साथ जुड़ेगी और पूरी तरह समर्थन देगी और पूरा साथ देगी। ये मेरा वायदा है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का, आपकी टीम का। और मेरा तो यही वादा है, यही सपना लेके आया। मैं छोड़कर यहाँ भरतपुर आया था तो इसी सोच के साथ आया था कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल मैं और मेरे 2 बच्चे नहीं, या पैसा नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य है इस समाज के लिए करना, उसे आगे बढ़ाना, हर उस व्यक्ति के लिए लड़ना जो शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, जिसके लिए पावर का मतलब यही होता है कि आप पिछड़ों के लिए लड़ो, जो बेचारा गरीब है उसके लिए लड़ो। पावरफुल तो अपना काम कहीं ना कहीं से करा ही लेगा, पैसे वाला अपना काम करा ही लेगा, लेकिन जो गरीब के लिए काम करे, जो शोषित वंचित के लिए हम काम करे, उस तरह की सोच के साथ करता हूँ। और आप लोग सबका बहुत-बहुत आभार। आपने कहा कि पूरी टीम साथ देगी, आपकी पूरी टीम का, सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। जीवन का यही उद्देश्य रहेगा, चाहे मैं पैसा कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि समाज के लिए कुछ करना, और उसी रास्ते पर चलता रहूँगा ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से। ये मेरा वादा है। सिंसना बाबा से मेरा वादा है, महाराजा सूरजमल जी से मेरा वादा है, और आप सभी से मेरा ये वादा है। धन्यवाद चलिए, आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार। एक पूरे पिछड़ की बात की है, समाज की बात की, और जो हनुमान बेनीवाल का सपना है कि किसान का बेटा राजस्थान का सीएम बने, वो बनना चाहिए, इसमें आपने प्रतिबद्धता जाहिर की और अपने ये कहा कि तन मन धन से आप इसमें लगेंगे।
और अगला जो मुख्यमंत्री हो किसान समाज से हो। और बहुत अच्छा लगा और अच्छा। आपका बहुत आभार करने की बात कहूंगा मैं। चाटकारों से दूर रहना, लालची लोगों से दूर रहना और समाज के लिए आपने जैसे देश की सेवा की है, समाज की सेवा करना। हम तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। मैं मंदिर भी जाता हूँ तो भगवान से यही कहता हूँ कि भगवान मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रखना। मुझे कुछ उसमें गलत आदतें मत डालना या चाटुकार या दलाल या तलवे चाटने वालों से दूर रखना और मेरे पैर जमीन पर ही रहे यही भगवान से भी मांगता हूँ। और सभी का भला करने की बात कहता हूँ भगवान से। केवल ये नहीं कि मैं अपने लिए मांगने जाऊँ, मैं अपने लिए कभी नहीं मांगता। हमेशा ये कहता हूँ सबका भला करे, सब खुश रहे, सब अच्छे रहे। तो भगवान सबको खुश रखे। अंतिम प्रश्न है मेरा, बस ये समापन करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? युवाओं के लिए तो मेरा यही संदेश है, किसी भी महापुरुष को पकड़ लें, उससे सीखें, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। उनसे आपको सीखना चाहिए कि वो किस रास्ते पर चले और हमारे पूर्वज किस रास्ते पर चले। जीवन में बहुत सारी समस्याएँ आएँगी, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, लेकिन हमें यही सोचना चाहिए कि अगर उनके सामने ये समस्या होती तो वो इसका समाधान कैसे करते? आपको उसका समाधान मिलेगा। सकारात्मक सोच रखिए, नशे से दूर रहिए। किसी भी तरह का नशा हो उससे दूर रहिए और ये सोचिए कि जीवन में मैं किस तरह से उत्तरोत्तर आगे मुझे आगे बढ़ना है, प्रगति भी करनी है, कैसे अच्छी चीज़ें सीखनी है और मैं जब इस दुनिया से जाऊँगा, सबको जाना है एक दिन, तो लोग मुझे कैसे याद रखेंगे? बस ये सबसे बड़ी बात है कि लोग मुझे कैसे याद रखेंगे और कितने दिन याद रखेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्मों के लिए जाना जाएगा और ज़्यादा दिन तक जाना जाएगा, बुरे किए तो आपको 2-4 दिन गाली दे के सब भूल जाएँगे। वही इंसान की असली कमाई है कि उसके अंतिम जनाजे में कितनी भीड़ होती है, कितने लोग होते हैं और उसको कैसे याद किया जाता है, वही आपकी कमाई है। वही कमाई होती है, सही। तो ये थे मनदेव सिंह सैनी, समाज सेवी जो पूर्व सैनिक हैं और देश की रक्षा की, अब समाज की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों के युवाओं को प्रेरित करने के लिए आगे आने का बीड़ा उठाया है। और हम आशा करते हैं कि मनदेव सिंह सैनी पूर्वी राजस्थान के हनुमान बेनीवाल साबित हों और वही विकास और वही जज्बा और वही लगन और वही राजनीति करके दिखाएं जैसे हनुमान बेनीवाल पश्चिमी राजस्थान में कर रहे हैं। ये हमारा आपके साथ साथ रहेगा और ऐसे हम बात करते रहेंगे और युवाओं को जोड़ते रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बने रहें तो के साथ। नमस्कार। राम राम साहब।